नमस्कार। और हमारे इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कहना चाहिए प्राचीन विषय पर बात करने जा रहे हैं, समुद्र शास्त्र। नमस्कार। हाँ, बहुत ही आकर्षक विषय है ये। ये एक ऐसा वैदिक ज्ञान है जो कहता है कि हमारा शरीर मतलब हमारा अपना जिस्म हम्म, एक नक्शे की तरह है, हम्म, जो हमारे स्वभाव, हमारी किस्मत और यहाँ तक कि हमारे कर्मों के बाजिश से बहुत कुछ बता सकता है। हाँ, और ये सोचना ही कितना अनोखा है ना हम्म, कि हमारा बाहरी रूप, हमारे अंदर की दुनिया और हमारी जो जीवन यात्रा है, उसका आईना हो सकता है। बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है वैसे। हम्म, हजारों साल पुरानी सोच है ये। सही कहा। और आज इस विषय को समझने के लिए हम जो एस्ट्रोलॉजर विजय दुबे हैं अच्छा और उनकी समुद्र शास्त्र पर लिखी किताबें हैं, उनमें दी गई जानकारियों का सहारा लेंगे। अच्छा। उन्होंने इस गहरे ज्ञान को काफी सरल तरीके से समझाया है। हम्म। तो हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि भविष्यवाणी की बातें करें, बल्कि ये देखना है कि ये प्राचीन विज्ञान हमें अपने बारे में क्या सिखा सकता है। बिल्कुल, खुद को जानने का एक जरिया। हाँ, जैसे कैसे हाथ की रेखाएं, चेहरे के नैन नक्श या शरीर पर जो निशान होते हैं, वो हमें अपने व्यक्तित्व और जीवन की संभावनाओं को समझने में मदद कर सकते हैं। सही। हम यही पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये समुद्र शास्त्र है क्या, ये शुरू कहाँ से हुआ हाँ। और हाथों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है इसमें, हम्म। और शरीर के कौन से दूसरे हिस्से हैं जो कहानी कहते हैं। ये खुद को जानने का एक अलग ही नजरिया है वाकई। तो फिर शुरू करते हैं। समुद्र शास्त्र का सबसे बुनियादी विचार क्या है? ये किस सोच पर आधारित है? देखिए, इसका जो मूल विचार है वो ये है कि हमारा शरीर यूं ही नहीं बना है, कोई संयोग नहीं है ये। अच्छा। ये हमारे पिछले कर्मों का एक तरह से नतीजा है और आने वाले कल की तरफ इशारा भी करता है। हम्म। पुराने जमाने के जो ऋषि थे, उन्होंने इसे एक दिव्य नक्शे की तरह देखा, डिवाइन मैप। दिव्य नक्शा, वाह। उनका मानना था कि शरीर पर दिखने वाला हर निशान, हर रेखा, हर अंग की बनावट, वो अपने आप में एक कहानी कहती है। और ये कितना पुराना ज्ञान है। मैंने सुना है ऋषि समुद्र का नाम इससे जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। इसकी जड़ें तो हजारों साल पुरानी वैदिक परंपराओं में है। हजारों साल। हाँ, और कहते हैं कि ऋषि समुद्र ने ही इस बिखरे हुए ज्ञान को मतलब व्यवस्थित किया, एक सिस्टम बनाया। अच्छा। उन्होंने अपने ध्यान और गहरे अवलोकन से ये समझा कि कैसे शरीर के जो लक्षण हैं वो हमारे अंदरूनी गुणों और कर्मों के असर से जुड़े होते हैं। वैसे गरुड़ पुराण और बृहत संहिता जैसे जो पुराने ग्रंथ हैं, उनमें भी शरीर के लक्षणों और हाथ की रेखाओं का जिक्र मिलता है। अच्छा, तो ये कर्म के सिद्धांत से कैसे जुड़ा है? क्या मतलब हमारे शरीर पर हमारे कर्मों का हिसाब किताब लिखा होता है? हाँ, ये बहुत बहुत गहराई से जुड़ा है। देखिए, कर्म जो है वो 3 तरह के माने जाते हैं, है ना? हाँ, प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित। बिल्कुल। एक है प्रारब्ध कर्म, वो कर्मफल जो हमें इस जन्म में भोगना ही है, जैसे कोई पहले से लिखी स्क्रिप्ट। दूसरा है क्रियमाण कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं, इस स्टेज पर हमारी अपनी एक्टिंग। राइट। और तीसरा है संचित कर्म, हमारे सभी पिछले जन्मों के कर्मों का पूरा एक तरह से खजाना। अच्छा। तो समुद्र शास्त्र कहता है कि हमारे शरीर की बनावट, निशान, रेखाएं, ये इन तीनों तरह के कर्मों की झलक दिखा सकती हैं। ये तो बहुत गहरा है। और ज्योतिष और हस्तरेखा, इनसे इसका क्या क्या रिश्ता है? लोग अक्सर इन सबको मिला देते हैं। हाँ, मिला देते हैं। जुड़े हुए जरूर हैं, पर थोड़े अलग हैं। कैसे? देखिए, ज्योतिष क्या देखता है? वो देखता है कि जन्म के समय ग्रहों की स्थिति का हम पर क्या असर होगा, मतलब आसमान के इशारे। ठीक है। समुद्र शास्त्र ये बताता है कि वो आसमानी असर वो हमारे शरीर पर कैसे छप जाते हैं। अच्छा। हमारी बनावट, निशानों और रेखाओं के रूप में। तो ये शरीर पर उसका प्रतिबिंब है? हाँ, एक तरह से। और हस्तरेखा शास्त्र, जिसे हस्त सामुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं, वो इसी समुद्र शास्त्र का एक खास हिस्सा है। एक स्पेशलाइजेशन। हाँ, बिल्कुल, जो सिर्फ हाथों पर ध्यान देता है। और हाथ क्यों? क्योंकि हाथ हमारे कर्म करने का मुख्य जरिया है ना। हाँ, ये बात तो है। इसीलिए शायद हाथों को किस्मत का आईना भी कहते हैं लोग। बिल्कुल। तो चलिए हाथों की बात जरा और खोलते हैं। इसमें क्या क्या दिखा जाता है? हाथ वाकई बहुत खास है, क्योंकि हम कर्म इन्हीं से करते हैं, दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं। तो समुद्र शास्त्र में हथेली पर रेखाएं हैं। हाँ। उभार वाले हिस्से हैं जिन्हें पर्वत या माउंट्स कहते हैं। माउंट्स, हाँ। उंगलियां, नाखून, मतलब हर चीज का मतलब होता है।
ये सब मिलकर हमारे जीवन, स्वभाव और संभावनाओं की एक तस्वीर बनाते हैं। सबसे आम रेखाएं जो सब जानते हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा, इनका असली मतलब क्या है, संक्षेप में अगर बताएं। हाँ, ये 4 मुख्य हैं। देखिए, जीवन रेखा ये हमारी वाइटैलिटी यानी जीवन शक्ति, सेहत और ऊर्जा दिखाती है, सिर्फ उम्र नहीं। अच्छा, सिर्फ लंबाई से उम्र का अंदाजा नहीं लगता? नहीं, उसकी क्वालिटी, गहराई वो सब देखना होता है। फिर मस्तिष्क रेखा ये हमारी सोच, समझ, फैसले लेने की ताकत और हमारा दिमागी रुझान बताती है। हृदय रेखा हमारी भावनाएं, प्यार, दया और रिश्तों को देखने का नजरिया जाहिर करती है, इमोशंस। हाँ। और भाग्य रेखा ये हमारे करियर, जीवन के रास्ते में मिलने वाले मौके और किस्मत के उतार चढ़ाव से जुड़ी होती है। ये रेखाएं कितनी गहरी हैं, साफ हैं या कहीं टूटी हुई हैं या कोई निशान है उन पर, हर बात का अपना मतलब है। रेखाओं के अलावा आपने पर्वतों या माउंट्स का जिक्र किया, ये क्या है? हथेली पर ये जो उभरे हुए हिस्से होते हैं, इनका क्या राज है? हाँ, ये माउंट्स, यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। ये पर्वत असल में हथेली के वो ऊर्जा केंद्र हैं जो अलग-अलग ग्रहों से जुड़े माने जाते हैं। ग्रहों से? अच्छा, हाँ। जैसे तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर, उसके नीचे बृहस्पति यानी जुपिटर का पर्वत होता है। ये हमारी महत्वाकांक्षा, लीडरशिप क्वालिटी और मान सम्मान का प्रतीक है। अच्छा। फिर बीच वाली उंगली, मध्यमा, उसके नीचे शनि यानी सैटर्न का पर्वत होता है। ये अनुशासन, गंभीरता, जिम्मेदारी और कभी-कभी अकेलेपन की प्रवृत्ति भी दिखाता है। तो अगर किसी का बृहस्पति पर्वत ज्यादा उभरा हुआ है तो उसमें लीडर बनने की चाहत वो ज्यादा हो सकती है। और अगर शनि? वहीं अगर शनि पर्वत हावी है तो वो व्यक्ति ज्यादा गंभीर, सोचने वाला और मेहनती हो सकता है। अच्छा। इसी तरह सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, चंद्र सबके पर्वत हैं और वो हमारे व्यक्तित्व के अलग-अलग रंग दिखाते हैं। उनका संतुलन या असंतुलन बहुत कुछ बताता है। और क्या? हाथों के भी प्रकार होते हैं? मैंने सुना है कुछ वर्गाकार होते हैं, कुछ लंबे होते हैं। मोटे तौर पर हाथों को 4 तत्वों से जोड़ा जाता है, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि। अच्छा, एलिमेंट्स से। हाँ, जैसे चौड़ी हथेली और छोटी उंगलियों वाले हाथ, उन्हें पृथ्वी हाथ कहते हैं। ये लोग अक्सर व्यवहारिक, स्थिर और मेहनती होते हैं, जमीन से जुड़े हुए, प्रैक्टिकल लोग। बिल्कुल। जबकि लंबी उंगलियों और पतली हथेली वाले वायु या जल हाथ वाले लोग, वो ज्यादा सोचने वाले, क्रिएटिव, कलात्मक या संवेदनशील हो सकते हैं। ये बस एक इशारा है कि व्यक्ति का मूल स्वभाव कैसा हो सकता है। ये तो हुई रेखाओं और पर्वतों की बात, लेकिन मैंने सुना है हथेली पर कुछ खास निशान भी होते हैं, चिन्ह, जैसे कमल या मछली का निशान। ये तो काफी रहस्यमय लगता है। बिल्कुल, और ये निशान जिन्हें शुभ लक्षण कहते हैं, ये बहुत मायने रखते हैं, रेखाओं से भी ज्यादा कभी-कभी। अच्छा। हाँ, जैसे कमल का निशान, ये पवित्रता, आध्यात्मिक तरक्की और अच्छी किस्मत का प्रतीक है, बहुत रेयर होता है ये। मछली का निशान अक्सर अचानक धन लाभ या विदेश यात्रा का संकेत दे सकता है। त्रिकोण का निशान, ट्रायंगल, वो बुद्धि और योग्यता बढ़ाता है। और वर्ग, स्क्वायर? वर्ग का निशान सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन। खासकर अगर ये किसी टूटी हुई रेखा के पास हो तो वो उस रेखा के बुरे प्रभाव को कम कर सकता है। वाह! ये ऐसे चिन्ह हैं जो बताते हैं कि व्यक्ति में कुछ खास संभावनाएं हैं, कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं। और क्या कुछ ऐसे निशान भी होते हैं जो मुश्किलों की तरफ इशारा करते हैं? हाँ, कुछ निशान ऐसे भी होते हैं जिन्हें अशुभ लक्षण कह सकते हैं, वो चुनौतियों का संकेत देते हैं। जैसे रेखा पर द्वीप का बनना, एक आइलैंड जैसा शेप, वो उस रेखा से जुड़ी चीजों में कमजोरी लाता है। मान लीजिए जीवन रेखा पर है तो सेहत में दिक्कत, हृदय रेखा पर है तो भावनात्मक परेशानी। क्रॉस का निशान अक्सर रुकावटें या परेशानियां दिखाता है। जाल जैसा निशान, जिसे ग्रिल कहते हैं, वो उलझन या ऊर्जा के बिखराव का संकेत हो सकता है। अच्छा। लेकिन यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अकेले एक निशान से कोई नतीजा नहीं निकाला जाता। हाँ, ये जरूरी है। पूरी हथेली, रेखाएं, पर्वत, निशान और व्यक्ति के जीवन के हालात, सब कुछ देखकर ही कुछ कहा जा सकता है। कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। सही है। ये सब सुन के तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले से तय है, लिखा हुआ है। क्या हस्तरेखा शास्त्र यही मानता है
कि हमारी किस्मत पत्थर की लकीर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही यही इस शास्त्र की सबसे खूबसूरत बात है, मुझे लगता है। अच्छा, कैसे? ये नियतिवाद या फैटलिज्म नहीं सिखाता। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारी हथेली की रेखाएं वो वक्त के साथ बदल सकती हैं। सच में रेखाएं बदलती हैं? हाँ, ये बदलाव हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारी कोशिशों, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं, हाँ। उसका नतीजा होता है। मतलब हम बदल सकते हैं अपनी किस्मत। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हम अपनी किस्मत को काफी हद तक खुद गढ़ सकते हैं। रेखाएं सिर्फ हमारी प्रवृत्तियां, हमारी संभावनाएं दिखाती हैं, एक तरह का रोड मैप। लेकिन गाड़ी चलानी कैसे है, किस रास्ते पे जाना है, वो आखिरी फैसला काफी हद तक हमारे हाथ में भी होता है। ये तो बहुत उम्मीद देने वाली बात है। हाँ, ये कर्म और स्वतंत्र इच्छा दोनों को महत्व देता है। अच्छा, तो मतलब ये ज्ञान जो है, ये सिर्फ हाथों तक ही सीमित नहीं है। मेरा मतलब पूरे शरीर को देखता है ये? हाँ, बिल्कुल। जैसा मैंने कहा, हस्तरेखा तो इसका बस एक हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा, पर सिर्फ एक हिस्सा। समुद्र शास्त्र का नजरिया बहुत बड़ा है, होलिस्टिक है। ये सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर का अध्ययन करता है। पूरे शरीर का? हाँ, हर अंग, हर निशान, यहाँ तक कि तिल का भी अपना मतलब होता है। चेहरे के बारे में क्या कहते हैं? चेहरा मन का दर्पण होता है। समुद्र शास्त्री से कैसे देखता है? ये बात काफी हद तक सही मानी जाती है इसमें। चेहरे को व्यक्तित्व का दरवाजा माना जाता है। अच्छा। जैसे माथा, फॉरहेड, ये हमारी बुद्धि और सोच का प्रतीक है। चौड़ा और ऊंचा माथा अक्सर अच्छी समझदारी, दूरदर्शिता दिखाता है। आंखें, ये हमारी सच्चाई, हमारी भावनाएं और आत्मा की खिड़की कही जाती हैं। कहते हैं चमकदार और साफ आंखें ईमानदारी और दयालुता दिखाती हैं। नाक को इज्जत, इच्छा शक्ति और यहाँ तक कि धन से भी जोड़ते हैं। होंठ बताते हैं कि हम कैसे बोलते हैं, हमारी वाणी कैसी है और हमारी इच्छाएं क्या हैं। मतलब हर फीचर कुछ न कुछ कहता है। और पैरों का क्या महत्व है? हम पैरों पे तो शायद ही कभी इतना ध्यान देते हैं। हाँ, आमतौर पर नहीं देते, लेकिन समुद्र शास्त्र में पैरों को बहुत अहम माना गया है। क्यों? वो हमारी नींव है, बेस है, जिन पर हम खड़े हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्हें कर्म पथ का प्रतीक माना जाता है। कर्म पथ? हाँ, और पैरों के तलवों पर, सोल्स पर कुछ खास निशान, जैसे कमल, चक्र या शंख का होना, ये बहुत भाग्यशाली माना जाता है। तलवों पर? हाँ, तलवों पर। कहते हैं ये निशान महान भाग्य, कोई बड़ी आध्यात्मिक यात्रा या लीडरशिप की निशानी होते हैं। पुराने जमाने में राजाओं और संतों के पैरों में ऐसे निशान ढूंढे जाते थे। अच्छा, और शरीर पर जो तिल होते हैं या जन्म के निशान, क्या उनका भी कोई मतलब है? हाँ, बिल्कुल। उन्हें भी कर्मों का ही निशान माना जाता है। हो सकता है पिछले जन्मों से जुड़े हों। तिल? हाँ, तिल कहाँ है, कैसा है, उसका रंग क्या है, इन सब बातों से उसका मतलब बदल जाता है। कोई उदाहरण? जैसे कहते हैं माथे पर तिल हो तो इंसान बुद्धिमान होता है, शायद नेतृत्व क्षमता हो। या होंठ के पास हो तो बोलने में माहिर हो सकता है, या खाने पीने का शौकीन। पैर पर तिल यात्रा का संकेत दे सकता है। ये शरीर पर बिखरे हुए छोटे छोटे संकेत हैं। वाकई ऐसा लगता है जैसे हमारा शरीर खुद ही एक भाषा बोल रहा है, जिसे बस पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझिए। अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें तो वैदिक परंपरा मानती है कि हमारा शरीर इस पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है, एक माइक्रोकॉज्म। 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और ग्रहों की ऊर्जा, वो सब हमारी शारीरिक बनावट में झलकती हैं। ये सिर्फ अंगों को देखना नहीं है, बल्कि उनके गहरे प्रतीकात्मक अर्थ को समझना है। मतलब शरीर एक तरह से एक जीती जागती किताब है। हाँ, बिल्कुल, एक पवित्र नक्शा कह सकते हैं। क्या इसमें कुछ खास लोगों, जैसे बहुत सफल नेताओं या आध्यात्मिक गुरुओं के लक्षणों का भी जिक्र है? हाँ है। समुद्र शास्त्र में ऐसे लक्षण बताए गए हैं जो अक्सर महान नेताओं, योगियों या खास मकसद से जन्मे लोगों में पाए जाते हैं। जैसे कि? जैसे शांत और कांतिमय चेहरा, एक आभा होती है, गहरी और दयालु आंखें, लंबी बाहें जो उदारता और पहुंच दिखाती हैं, चौड़ा सीना हिम्मत और साहस का प्रतीक, और जैसा हमने कहा, हाथों या पैरों पर कमल या चक्र जैसे दुर्लभ शुभ निशान। ये संकेत बताते हैं कि व्यक्ति में कुछ असाधारण क्षमताएं हो सकती हैं। तो फिर आज के जमाने में
इस ज्ञान का क्या मतलब है? ये हमारे लिए कैसे काम आ सकता है? देखिए, आज भी ये कई तरह से उपयोगी हो सकता है। सबसे पहले तो आत्मज्ञान के लिए, सेल्फ अवेयरनेस। खुद को जानने के लिए? हाँ, अपने शरीर के संकेतों को समझकर हम अपनी छुपी हुई ताकतों और कमजोरियों को बेहतर जान सकते हैं। हमें पता चल सकता है कि हमारी नेचुरल टेंडेंसी क्या है। दूसरा? दूसरा, ये करियर चुनने में मदद कर सकता है, उन दिशाओं की तरफ इशारा करके जहां हमारी नैसर्गिक प्रतिभा है। जैसे अगर किसी का बुध पर्वत अच्छा है तो शायद वो कम्युनिकेशन या बिजनेस में अच्छा करे। अच्छा, और? तीसरा, रिश्तों को समझने में। अगर हम दूसरों के शारीरिक हाव-भाव या लक्षणों को थोड़ा समझ पाएं, मैं ये नहीं कह रही कि जज करें पर समझें, तो शायद उनके स्वभाव और भावनाओं को बेहतर महसूस कर सकें। इससे आपसी समझ बढ़ सकती है। लेकिन क्या इसके इस्तेमाल में कोई सावधानी भी बरतनी चाहिए? कोई सीमाएं हैं इसकी? हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। इस ज्ञान का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी और नैतिकता से होना चाहिए। मतलब? पहली बात ये याद रखें कि ये पत्थर की लकीर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ रुझान और संभावनाएं बताता है। हमारी अपनी कोशिश, हमारा पुरुषार्थ, वो हमेशा सबसे ऊपर है। सही है, फ्री विल। बिल्कुल। दूसरी बात, इसका इस्तेमाल कभी भी डर फैलाने, अंधविश्वास बढ़ाने या किसी को कमतर महसूस कराने के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये गलत होगा। तीसरी बात, ये किसी भी तरह की प्रोफेशनल सलाह का विकल्प नहीं है, जैसे डॉक्टरी सलाह या कानूनी सलाह। इसकी अपनी सीमाएं हैं। ये एक गाइडेंस टूल हो सकता है, पर फाइनल अथॉरिटी नहीं। क्या इस प्राचीन ज्ञान की कोई गूंज, कोई रेजोनेंस आज के मॉडर्न विज्ञान जैसे मनोविज्ञान या बॉडी लैंग्वेज में भी सुनाई देती है? ये दिलचस्प है कि कुछ समानताएं दिखती हैं, भले ही उनका आधार और भाषा अलग हो। जैसे मनोविज्ञान व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करता है, पर्सनालिटी टाइप्स, बिहेवियर पैटर्न्स। हाँ, बॉडी लैंग्वेज बिना बोले जो संवाद होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसको पढ़ती हैं। समुद्र शास्त्र भी तो यही करता है एक तरह से। शरीर के बाहरी संकेतों से अंदरूनी स्वभाव और हालत को समझने की कोशिश। उसका आधार बेशक कर्म और ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, पर लक्ष्य वही है, इंसान को समझना। हाँ, जैसे चेहरे के भावों को पढ़ना या हाथ मिलाने के तरीके से अंदाजा लगाना। ये बातें तो बॉडी लैंग्वेज में भी हैं। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि इंसान को समझने की चाहत वो हमेशा से रही है, तरीके भले ही अलग-अलग हों। सही बात है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सबसे मुख्य बात क्या है जो हमें समझनी चाहिए? मेरे ख्याल से निचोड़ ये है कि समुद्र शास्त्र हमारे शरीर को एक अनोखे नक्शे की तरह देखता है। एक ऐसा नक्शा जिसमें हमारे व्यक्तित्व, हमारे कर्मों के निशान और हमारे जीवन की संभावनाओं के राज छुपे हो सकते हैं। ये सिर्फ भविष्य जानने का कोई खेल नहीं है, बल्कि ये खुद को ज्यादा गहराई से समझने, अपनी प्रवृत्तियों को पहचानने और ज्यादा जागरूकता के साथ जीने का एक साधन बन सकता है। एक टूल फॉर सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा बाहरी रूप भी हमारे अंदरूनी सफर का एक हिस्सा है, एक प्रतिबिंब है। सच में ये सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है, अपने ही शरीर को देखने का। हाँ, और आज की बातचीत के बाद शायद एक सवाल हम सबके लिए सोचने को बनता है। क्या? कि अगर हमारा शरीर वाकई हमारी अंदरूनी कहानी और हमारी कर्म यात्रा का आईना है, तो हमारा अपना शरीर वो हमें इस वक्त कौन से अनकहे संदेश दे रहा होगा, कौन से सूक्ष्म इशारे कर रहा होगा जिन्हें हमें सुनने और समझने की जरूरत है। गहरा सवाल है। या फिर अपने और दूसरों के शरीर को सिर्फ फिजिकल फॉर्म की तरह नहीं, बल्कि एक पवित्र नक्शे की तरह देखने से हमारे नजरिए में, हमारे रिश्तों में क्या बदलाव आ सकता है। और ये सारी गहरी बातें और समझ हमें विजय दुबे के समुद्र शास्त्र पर किए गए काम और उनकी किताबों से प्रेरित होकर मिली हैं, जिन्होंने इस प्राचीन ज्ञान को हम तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम किया है। वाकई एक गहरा विचार छोड़ दिया आपने। इस दिलचस्प और जानकारीपूर्ण विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी ये जानकारी रोचक लगी होगी और शायद अपने शरीर को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी चर्चा के साथ। नमस्कार। नमस्कार।